Hello students, good morning. You are most welcome to 11th class chemistry English medium. Students, चैप्टर सेकंड चल रहा है अपना और चैप्टर सेकंड में स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर है। इसमें हम आज यहाँ पर स्टडी करेंगे नील्स बोर के द्वारा जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था उसके बारे में। देखो, नील्स बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, प्रपोज किया था, वो दिया था हाइड्रोजन एटम के बारे में और उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो किस पर बेस्ड था? ये हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था उन्होंने। और हाइड्रोजन एटम के साथ साथ हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था, है ना। और बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो प्लांक के क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था। किसके अकॉर्डिंग था? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो चेक करते हैं इसके एटॉमिक मॉडल को। तो देखो, पहले इसकी हम जनरल जानकारी थोड़ी सी यहाँ पर नोट करते हैं। बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन अबाउट बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन का ही जो स्पेक्ट्रम है ना उसको एक्सप्लेन करता है ये मॉडल। यानी कि नील्स बोर ने जो अपना मॉडल दिया है वो किस एटम के ऊपर दिया था? हाइड्रोजन के ऊपर। और ये एटॉमिक मॉडल किस पर बेस्ड था? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। तो देखो, बोर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द बोर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक ने जो क्वांटम थ्योरी दी थी उस क्वांटम थ्योरी पर ये बेस्ड था। इसके बाद हम चेक करते हैं मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। नील्स बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें उसने किन किन पोस्टुलेट्स को प्रपोज किया और किस प्रकार से हाइड्रोजन एटम के मॉडल को हमें एक्सप्लेन किया, इस चीज़ को हम नील्स बोर के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नील्स बोर ने क्या बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल नील्स बोर ने क्या बोला था? इसने बोला इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं? एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। और इन सर्कुलर पाथ को कहाँ पर ड्रॉ किया गया था? अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ बने हुए हैं उन सर्कुलर पाथ में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और इन सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया? दीज सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। क्या बोला इनको? ऑर्बिट्स बोला, है ना। अब देखो, इस सर्कुलर पाथ में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये बात तो बता दी थी किसने? रदरफोर्ड ने भी बताई थी ये बात तो,
है ना। और यही चीज़ कह रहा है कौन, नील्स बोर कह रहा है। तो रदरफोर्ड से उस टाइम पर उसका जो एटॉमिक मॉडल था, ये क्वेश्चन आया था कि भाई सर्कुलर पाथ में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को इमिट कर सकता है, और जब एनर्जी को वो इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी डाउन होगी, और डाउन होगी तो स्लोली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो कंप्लीटली लूज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। लेकिन इसका कोई रीजन वो नहीं बता पाए थे। इसका रीजन बोर ने बताया था, वो देखें अब। ईच सर्कुलर ऑर्बिट हैव ईच सर्कुलर ऑर्बिट हैव ए सर्टेन एनर्जी। जो भी सर्कुलर पाथ हैं जिनको आप ऑर्बिट बोल रहे हो, उन सभी ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होती है वो सर्टेन होती है, एक निश्चित एनर्जी होती है हर पाथ के पास, हर ऑर्बिट के पास, ठीक है ना। सर्टेन एनर्जी, दीज ऑर्बिट्स आर एल्सो कॉल्ड, और इसलिए सर्टेन एनर्जी बोल दो या फिक्स्ड एनर्जी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। और जब इनके पास फिक्स्ड एनर्जी है तो इनको इसने क्या नाम दिया, दीज ऑर्बिट्स आर एल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। तो बोर ने इन ऑर्बिट्स को क्या नाम दे दिया, एनर्जी लेवल। अगर इनकी एनर्जी फिक्स है तो इनको हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं यानी कि ऑर्बिट्स जो होते हैं, इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, दीज सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ को आप किस नाम से जानोगे, आप एनर्जी लेवल के नाम से। आर डिनोटेड बाय 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन एनर्जी लेवल को आप क्या बोलोगे, जो आपके पास न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ है उनको क्या बोल रहे हैं आप, 1 2 3 4। और इनको और क्या बोल सकते हैं, और के एल एम एन एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो देखो सर्कुलर पाथ, जैसे ये न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस के अराउंड पहली सेल आ गई, दूसरी सेल आ गई, तीसरी सेल आ गई, फोर्थ सेल आ गई, ठीक है ना। इस तरह से सर्कुलर पाथ बन गई है। अब सर्कुलर पाथ में आप इनको जो नंबरिंग कर रहे हो, एनर्जी लेवल को जो नील्स बोर ने डिनोट किया था वो किस तरह से किया था कि सबसे नज़दीक जो न्यूक्लियस के होगा वो होगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4 सेल, ठीक है ना। ये जो एनर्जी लेवल हैं इनको इस तरह से डिनोट किया था। और इनको अगर इस KLMN में मैं डिनोट करूँ तो ये K सेल है और ये L है, ये M सेल है और ये N सेल है। तो KLMN इस तरह से नील्स बोर ने बताए थे कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ना। इनको डिनोट हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इन्होंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। लोअर एनर्जी लेवल तो क्या हो गया, जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होगा ना उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ये ध्यान रखना आप लोग। ये लोअर एनर्जी लेवल हो गया 1 सेल, पहली सेल तो, और हायर एनर्जी लेवल ये हो गया। यानी कि फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन अगर 4th सेल में जंप करता है, जाता है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन एनर्जी को,
कौन सी एनर्जी कहाँ से आएगी? रेडिएशन एनर्जी, है ना। तो ये रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि जैसे मैं मानूं कि फोर्थ सेल से सेकंड सेल में आ गया, चाहे फोर्थ से थर्ड में आ गया, कोई से भी लोअर सेल में आए, तो ये एनर्जी को क्या करेगा? इमिटेड करेगा। एनर्जी को क्या करेगा? इमिटेड करेगा। समझ रहे हैं बोर क्या कहना चाह रहा है? बोर इस बात को कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब तो वो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी को इमिटेड करेगा, यानी कि उसकी एनर्जी जो रहती है वो फिक्स रहती है। इसलिए ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। लेकिन दूसरी जगह पर वो ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी कौन सी? रेडिएशन एनर्जी। और अगर हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी को इमिटेड करता है। तो जहाँ से एनर्जी ले रहा है वो वहीं पर तो रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इमिटेड करता है। समझ गए मेरी बात को? समझ गए ना। तो चलो मैं इसको नोट करता हूँ। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, लोअर टू हायर जा रहा है, ठीक है ना। देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, तो एनर्जी क्या की जाएगी? एब्जॉर्ब, इज एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब इसके बिल्कुल अपोजिट काम करेगा क्या? 10 इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। 10 इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। तो अब क्या करना चाहिए? देन इट इमिटेड, देन एनर्जी इज इमिटेड, देन एनर्जी इज इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन। समझ गए भाई? कोई नई चीज़ थोड़ी मैंने लिखी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो कैसे होगी, उसको हम डिनोट करेंगे डेल ई से। किससे डिनोट करें हम? डेल ई से। और इसकी वैल्यू लिखेंगे हम E2 माइनस E1, यानी कि यहाँ पर जो इमिटेड एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? डेल्टा ई के इक्वल है, ठीक है ना। तो दोनों जो काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो हायर से लोअर जा रहा है या लोअर से हायर जा रहा है, वहाँ पर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब भी करता है और इमिटेड भी करता है। तो इस जगह पर उन दोनों के बिटवीन जो एनर्जी का डिफरेंस आता है उसको हम डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर वो ऑर्बिट की एनर्जी है और ऑर्बिट की एनर्जी को हम डिनोट करेंगे डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1 से, ठीक है ना। तो देखो ये जो पोस्टुलेट्स मैंने यहाँ पर नोट किए हैं इनको ढंग से आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ आएंगी। और आगे मैं पोस्टुलेट्स को नोट करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इन सभी पोस्टुलेट्स को नोट कीजिएगा।
हाँ जी, तो देखो चेक करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर E2 और E1 हायर और लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जीज हैं, तो मैं नोट कर देता हूँ हियर E2 एंड E1, E2 एंड E1 इज एनर्जी ऑफ हायर एंड लोअर एनर्जी लेवल रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। अब देखो, चूंकि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और इमिटर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिटर कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है, तो किसकी फॉर्म में इमिटर और एब्जॉर्ब कर रहा है? रेडिएशन की फॉर्म में। रेडिएशन कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्ड एंड emitted energy in the form of electromagnetic radiation। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है स्टूडेंट्स, वो मैक्स प्लांक ने आपको बताई थी, और मैक्स प्लांक ने क्या बताई थी? डेल ई इक्वल टू क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी एच न्यू, यही तो थी। ठीक है ना। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, उस वाली इक्वेशन को अगर नंबर 1 डाल दें तो, और इसको नंबर 2 डाल दें। पहले वाली जो इक्वेशन थी ना, डेल ई बराबर डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1, भाई ये वाली इक्वेशन आई थी ना आपको, डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो और इसको नंबर 2 डाल दें। तो देखो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को अगर हम चेक करें तो दोनों इक्वेशंस को चेक करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू सेम आ रही है ना, डेल ई के इक्वली एच न्यू है और डेल ई के इक्वली E2 माइनस E1 है। तो हम यहाँ पर आराम से नोट कर सकते हैं ना, क्या एच न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 कर सकता हूँ ना नोट। और अगर मैं यहाँ पर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ, एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 अपॉन एच। ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? है ना। क्या फॉर्मूला आ गया? न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच। और ये जो फॉर्मूला है ना, इसको क्या बोलते हैं? इट इज also called Bohr's frequency law। क्या बोलते हैं इसको? बोर का फ्रीक्वेंसी लॉ। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखना है इसको। बोर का फ्रीक्वेंसी लॉ हमने कैसे निकाला? जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो एमिटर कर रहा है, और लोअर से हायर में जा रहा है तो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वहाँ पर डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकाल लिया हायर और लोअर एनर्जी लेवल का, डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1। और ये हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कहाँ से लेता है? एनर्जी लेता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो मैक्स प्लांक ने क्या बताई थी? डेल ई इक्वल टू एच न्यू। अब अगर ये दोनों एनर्जी एक दूसरे के इक्वल हैं तो मैं ये रिलेशन लिख सकता हूँ, और इस रिलेशन से मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली है इसकी रेडिएशन की। तो यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला आपने ऑब्टेन किया है, इसी को क्या बोलते हैं हम? बोर का फ्रीक्वेंसी लॉ, बोर का आवृत्ति नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना भाई। अब देखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट इसकी चेक करते हैं।
नेक्स्ट पोस्टुलेट है इसकी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, भाई जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है उसका स्टूडेंट mvr इक्वल टू NH/2π और इट्स मल्टीपल, फुल मल्टीपल। जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वहाँ पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है mvr इक्वल टू NH/2π और इट्स फुल मल्टीपल, या तो ये होता है या इसका पूर्ण गुणज होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स की रेडियस है ये, और ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्लांक कांस्टेंट पाई को आप जानते ही हो, है ना। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा कि मेरे को, भाई ये जो सारी चीज़ें, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट, और h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, बाकी सबको जानते हो आप, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट चेक करें, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जब सेल के अंदर रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन जब सेल के अंदर रिवॉल्व करता है तो वो दो प्रकार के फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है। देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया और इस सेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टू टाइप्स के फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर रहा है। एक तो क्या फोर्स है इसका, एक फोर्स तो ये है जो इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, और एक फोर्स क्या है स्टूडेंट्स, इसको बाहर की तरफ खींच रहा है। तो अंदर की तरफ खींच रहा है उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और बाहर की तरफ ले जा रहा है वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं, यानी कि जैसे आपका मून है और आपके मून के नीचे अर्थ है और ऊपर सन है, तो एक तो मून को नीचे की तरफ खींच रहा है और एक मून को ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये दोनों फोर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड में लग रहे हैं तो मून अपनी जगह पर टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर इस ऑर्बिट के अंदर इस इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल अमाउंट में अप्लाई हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में इजी वे में क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है ना, अपनी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको, है ना। और एनर्जी इसकी फिक्स्ड है ही, तो एनर्जी इसकी घटेगी भी नहीं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट में मैं इसको आपको नोट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो अंदर की तरफ खींच रहा है इसको, इलेक्ट्रॉन को, समझ लेना मेरी बात को आराम से।
है ना। इसके लिए मेरे फॉर्मूला भी डेवलप करना पड़ेगा, तो आप ऊपर वाला ये पोर्शन पॉज करके नोट कर लो पहले, है ना। मैं हट रहा हूँ, पॉज करो, नोट करो। मैं इसको इरेज करके इसका फॉर्मूला नोट करता हूँ। ठीक है भाई, इरेज कर दूँ। हाँ तो देखो, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दोनों फोर्स ने समझो। ये तो न्यूक्लियस हो गया, ध्यान देना मेरी बात को ढंग से, और ये आपका ऑर्बिट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर अंदर की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है वो तो सेंट्रीफ्यूगल है, और इस इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर जो फोर्स काम कर रहा है वो सेंट्रीपिटल है। ठीक है। अब अगर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट में अप्लाई हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी इसी जगह पर रुक जाएगा, ना तो अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। अगर इनका मैग्नीट्यूड कुछ अप डाउन होता है तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो हिल जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में ही अप्लाई होते हैं। तो देखो इनको कैसे डिनोट करूँ मैं, इनको डिनोट कर रहा हूँ मैं, देखो स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो होता है Ze²/r², और सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो होता है mv²/r, mv²/r। ठीक है। अब देखो एक आर से एक आर यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ, लिख सकता हूँ इसको मैं mv² = Ze²/r। ये फोर्स काम कर रहा है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, ऑर्बिट के अंदर उसको एक जगह सेंट्रलाइज करने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात। फॉर्मूलों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनसे आपको डेवलप करनी है। तो देखो दो इक्वेशन आपके सामने आई हैं। एक तो बोर का फ्रीक्वेंसी लॉ आया है, ये वाला फ्रीक्वेंसी लॉ को कैसे निकाला था हमने, ध्यान करो कि भाई इलेक्ट्रॉन जब लोअर टू कहाँ जा रहा है, हायर, तो एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब, और हायर टू लोअर आ रहा है तो एनर्जी को क्या कर रहा है, एमिटेड। ठीक है, समझ आ रही है ना बात। एनर्जी को एमिटेड और क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। अब देखो यहां पर E2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी तो E2 होती है, और लोअर एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी है E1। समझना मेरी बात को। तो यहाँ पर इन दोनों एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस आएगा उसको किसके द्वारा डिनोट किया हमने, E2 माइनस E1। ये वाला इक्वेशन लगाया था मैंने, है ना। अब यहाँ पर ध्यान क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है वो एनर्जी इसको कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिल रही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है उसको मैक्स प्लांक ने क्या बताया, डेल E = hν, है ना। और ये एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, इन एनर्जी लेवल की एनर्जी के। तो डेल E, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, hν = E2 माइनस E1। और मेरे को निकालनी है अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करूँगा, E2 माइनस E1 अपॉन h। ये वाला रिलेशन आएगा मेरे पास, और इसी रिलेशन को क्या बोल रहे हैं, बोर का फ्रीक्वेंसी लॉ बोल रहे हैं। समझ गए। अब इलेक्ट्रॉन अपने जो सर्कुलर पाथ है उसमें क्यों रुक रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या बताया बोर ने, उसका रीजन बताया कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है
उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब दोनों ये जो फोर्स है वो इक्वल अगर मैग्नीट्यूड में लग रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ना तो ये इलेक्ट्रॉन इससे ऑर्बिट से बाहर जाएगा और ना ही ऑर्बिट से अंदर की तरफ आएगा। और इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम डिनोट करते हैं Z²/R² से। इसको आप फिजिक्स में पढ़ोगे, निकाल लोगे, आपको समझ आ जाएगा क्या होता है Z²/R²। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है mv²/r। अब यहाँ R से मैं R को काट रहा हूँ, ये R² था ना, तो क्या बचा इधर mv² बचा, तो mv² = Z²/R। ये रिलेशन मेरे पास आया। ये किसके लिए आया कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में किस प्रकार से रिवॉल्व करता है, उसको एनर्जी, उसकी एनर्जी का क्या सिस्टम रहता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये दो रिलेशन आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों रिलेशंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो एसेंशियल चीज़ है उसको नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है ना।